Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज जो है हम लोग 2022 का आपका जितने भी सेट्स हैं आपके सेट्स XYZ 3 सेट आते हैं, बॉटनी का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के लिए है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन लैक ऑफ डिस्कस करने की बात हो रही है ना। तो क्या है, जीन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन इन द जीन टू गिव राइज टू अ डिफरेंट एक्सप्रेशन विच माइट रिजल्ट इन अ चेंज इन द सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन क्या है, किसी भी टाइप का जो हम ऑल्टरेशन करते हैं या कोई चेंज जो है जिससे कि जीन के अंदर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है वो आ जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, विच माइट रिजल्ट इन अ चेंज इन द सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो कि एक सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड है उसके अंदर एक चेंज लेके आए। ठीक है बेटा, तो जीन एक्सप्रेशन इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर जीन। ठीक, अब दो तरह के हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेशन बाय एक्टिवेटर्स है और एक नेगेटिव रेगुलेशन बाय रिप्रेसर है। जब हम लैक ऑपरॉन की बात करते हैं तो लैक ऑपरॉन क्या है बेटा, लैक ऑपरॉन इज एन ऑपरॉन और अ ग्रुप ऑफ जीन with a single promoter that encode genes for a transport and metabolism of lactose in E. coli। ठीक है, E. coli किसका मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसके अंदर किसका मेटाबॉलिज्म होगा, लैक्टोज का होगा, है ना। इन E. coli, एस्चेरिशिया कोलाई जो है या फिर जो अदर बैक्टीरियाज जो हैं उनके अंदर इसका मेटाबॉलिज्म है। तो हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, कौन से जीन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले यहाँ पे आई है और एक यहाँ पे ऑपरेटर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर और ये यहां पर क्या है, आई इंड्यूसर। ठीक है, ये इंड्यूसर क्या करता है, ये ऑपरेटर के साथ और इंड्यूसर के साथ क्या लगा हुआ है बेटा, यहां पे प्रोमोटर लगा हुआ है। दिस इज प्रोमोटर, है ना, यहां पे भी प्रोमोटर है, इधर भी प्रोमोटर है। तो यहां पे ये आई क्या करता है, ये एक रिप्रेसर एमआरएनए को कोड करेगा जो कि एक रिप्रेसर बनाता है। ठीक है, दिस रिप्रेसर इट गेट बाइंड टू दिस ऑपरेटर रीजन, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन, ट्रांसक्राइब करने से रोकता है। कब रोकेगा, जब इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक, यहां पर दिस इज इंड्यूसर क्या है हमारे पास, इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज इज द इंड्यूसर। ये यहां पे हमारे पास इनहिबिटर है, दिस इज इनहिबिटर। ठीक है बच्चे, ये यहां पे क्या है, इनहिबिटर है। ठीक, ये कब होगा, जब इंड्यूसर एब्सेंट है। अब यहां पे जब इसकी जरूरत होगी तो क्या होगा, ये जो इंड्यूसर जो ये इनहिबिटर जो है ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा और यहाँ पे इंड्यूसर जब इसके साथ बाइंड हो जाता है इट विल इनएक्टिव द रिप्रेसर। जब लैक्टोज रिलीज होगा, इंड्यूसर आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, ये यहाँ पे इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जब ये इनएक्टिव कर देगा तो ऑपरेटर से देखिए यहाँ से रिप्रेसर हट गया। जब यहाँ से रिप्रेसर हट गया तो अब यहाँ पर जो ये Z जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, जो Y है वो परमिएज को कोड करेगा और जो A है वो ट्रांसलेशन करेगा ट्रांस एसिटाइलेज का। ठीक है, और इस तरीके से जो है दिस इज कॉल्ड एज लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसने दिया था, ये जैकब एंड मोनोड ने दिया था। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया लैक ऑपरॉन, ये मैंने सारे जीन्स की बात हम लोगों ने की, है ना बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। किसने दिया ये, हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वायरसेस नोन एज बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो तरह के जो हैं कल्चर किए, एक उसमें उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, है ना, और दूसरा उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। ठीक, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है उससे इन्होंने क्या किया, उससे इन्होंने कंसिस्टेड ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। ठीक, दिस इज बिकॉज डीएनए इज अ फॉस्फोरस बेस्ड कंपाउंड वाइल प्रोटीन इज नॉट।
ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर से कौन होगा, वो होगा आपका प्रोटीन कोड, ठीक है। और जो डीएनए होगा वो किससे होगा बच्चे, वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से कोड, ठीक। तो द लेटर सेट ऑफ वायरसेस कंसिस्टेड ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। द होस्ट ऑफ इन्फेक्शन वॉज इकोलाई बैक्टीरिया। द वायरसेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय रिमूविंग द वायरल कोड्स थ्रू अ नंबर ऑफ ब्लेंडिंग एंड द सेंट्रीफ्यूगेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल जो है प्रोटीन कोड डाला गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी एंटर्स द सेल। ये क्या प्रूव करता है कि प्रोटीन जो है वो बाहर रह जाता है। तो प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। और जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेवल जो डीएनए है वो हमें कहाँ पे मिला, वो हमें इट एंटर्स दिस सेल, दिस रेडियो एक्टिविटी। सो इट प्रूव्स दैट कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है। सो कंक्लूजन क्या है, रिजल्टेंट रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया इन्फर दैट द वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर्ड देयर डीएनए टू द बैक्टीरिया, बट वायरसेस दैट हैड radioactive protein did not get transferred to the bacteria. Hence DNA is the genetic material and not the protein. So this is the equivocal proof that proves that DNA is the genetic material. ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्या कहते हैं हम इसको, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस कहते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्पीशीज आर इन कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन विद ईच अदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, दीज इंट्रैक्शन विद डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस है बेटा, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो कंपिटिटिव है, कंपटीशन जो है, उसमें 2 स्पीशीज़ जो हैं दोनों को हार्म होगा, ठीक है। दोनों compete करेंगे आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल हैं। सो यहाँ पे ये नेगेटिव है। प्रीडेशन में क्या होगा कि जो होस्ट होगा, जो प्रे होगा, उसके लिए नेगेटिव है और जो प्रीडेटर है उसके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। पैरासिटिज्म में भी क्या होगा, जो होस्ट है उसके लिए नेगेटिव है और जो पैरासाइट है उसके लिए बेनिफिशियल है। अमेंसिलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज़ के लिए न्यूट्रल रहेगा और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कमेंसलिज्म में क्या होगा, अगेन एक स्पीशीज़ के लिए न्यूट्रल होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरे के लिए बेनिफिट होगा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इट इज़ अ पॉजिटिव इंट्रैक्शन, दोनों को पॉजिटिव इंट्रैक्शन, दोनों को फ़ायदा होगा इसके साथ। प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है, इसमें भी अगेन दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे इसके जो है प्रेडेशन, फिर उसका एग्जाम्पल दिया गया जिस तरीके से एक स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, तो हेयर स्नेक इज़ द प्रेडेटर और जो फ्रॉग है वो क्या है, वो प्रे है, ठीक है। कंपटीशन में मैंने बताया कि 2 स्पीशीज़ आपस में compete करते हैं, दोनों को नुकसान होगा। एग्जाम्पल दिया गया पैरामीशियम का, पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया are confined in a closed container with a fixed amount of food. Out of them one species always died out. एक species जो है वो आपस में compete करेंगे और एक species जो है वो मर जाएगी, है ना। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म आप जानते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। जो बॉडी के अंदर रहते हैं दैट आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स, जो बॉडी के ऊपर रहेंगे जैसे कि फ्लीज एंड लीचेज, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट्स होंगे उनको बेनिफिट होगा और जो होस्ट होगा उसको हार्म होगा। फिर अमेंसिलिज्म में मैंने बताया आपको कि एक को न्यूट्रल रहेगा एक स्पीशीज़ और दूसरे को हार्म हो जाएगा। कमेंसलिज्म में एक न्यूट्रल है, दूसरे को फ़ायदा होगा। म्यूचुअलिज्म जैसे कि लाइकेन हम लोगों ने पढ़ा है, म्यूचुअल एसोसिएशन है किसके बीच में, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबायोन्ट एंड फंगाई फाइकोबायोन्ट के बीच में जो है एसोसिएशन है। एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, राइट। प्रोटोकॉपरेशन में क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल रिलेशन नोन एज प्रोटोकॉपरेशन अकर्स व्हेन द म्यूचुअलिस्ट एंड होस्ट आर नॉट मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जब दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो साथ में आएंगे, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल एंड्स एंड एफिड्स, ठीक है बेटा। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस taking up raw material in the form of complex compound, processing it and then converted it into the various simpler compounds। कोई भी चीज़ ऐसा आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो डिकम्पोज होती है, कोई पत्ता है जब वो पेड़ से नीचे गिरता है या कोई एनिमल जब उसकी डेथ होती है, तो वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अकर इन 5 डिफरेंट स्टेप्स और फेजेस। सबसे पहला क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा, उसका टूटेगा वो डेट्राइटस, है ना, स्मॉलर पीसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ डेट्राइटिवोर्स। फिर लीचिंग होता है। द फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स में ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर soluble न्यूट्रिएंट दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। सच न्यूट्रिएंट गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड सीप इन टू द सॉइल। सॉइल के अंदर चले जाएंगे, है ना, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। फिर कैटाबॉलिज्म है। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसमें ब्रेक डाउन होगा उसका, एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज देन कैरिड आउट बाय वेरियस फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। फिर ह्यूमिफिकेशन की बात करते हैं कि डार्क कलर्ड जो लेयर है अमॉर्फस सब्सटेंस ऑन सॉइल इज कॉल्ड एज ह्यूमस, है ना। फर्टिलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। द लेयर ऑफ ह्यूमस इज ऑल्सो वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट एज इट प्रोवाइड्स हाई फर्टिलिटी टू द सॉइल। हम लोग एज अ फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ह्यूमस का, है ना। फिर मिनरलाइजेशन है। इट इज़ अ फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस। मिनरलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस to release inorganic nutrient. So again this decomposition is a important question. ठीक है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? अगर हम किसी भी एनिमल या फंगाई या बैक्टीरिया का अगर जीन ऑल्टर कर दें बाय मैनिपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या फ़ायदा है इसका? मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जो स्ट्रेसेस हैं जैसे कोल्ड हो गया, डॉट हो गया, सॉल्ट हो गया, हीट हो गया, इससे टॉलरेंट हो जाता है प्लांट। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो रिलायंस है वो कम हो जाता है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं हम। इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जो लॉसेज होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, है ना। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ए इनरिच्ड राइस कर देते हैं हम इसके लिए, है ना। सो दीज आर द GMOs। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोराइजा, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर। आपको पता है कि राइजोबियम जो है दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल जैसे कि एजोस्पाइरलम हो गया या फिर एस्टोबैक्टर हो गया, इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये राइजोबियम का फंक्शन आ गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ गया। माइक्रोराइजा आप लोगों को पता है कि जैसे लाइकेन जो है एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है, उसी तरीके से माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस ग्लोमस जीनस का विथ दी प्लांट्स, उनके रूट्स के साथ, है ना। जो हायर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में स्पेशली, उनके रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन क्या करता है? ये एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से और प्लांट को देगा। गिव रेजिस्टेंट टू दी रूट बॉर्न पैथोजेंस, ऐसी बीमारियों से जो रूट बॉर्न पैथोजेंस हैं उससे बचाता है प्लांट को। टॉलरेंट करता है सॉलिनिटी एंड ड्रॉट से, सूखे से बचाता है। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये माइक्रोराइजा का फंक्शन आ गया। फिर अगर हम देखें साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है? इट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सिटोरिया एक्सेट्रा। In the paddy field, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. It also adds organic matter to the soil and increases its fertility. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एंड अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। तो आपको पता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होगा? 3 एंटीपोडल्स होंगे। ये देखिए 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल्स के होते हैं, 2 न्यूक्लियस बेटा आपके पोलर न्यूक्लियाई का होता है, और 3 जो होगा न्यूक्लियस वो किसका होगा? 2 सिनर्जिड्स होंगे जिनके साथ फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है यहाँ पर, और यहाँ पे एग प्रेजेंट होगा। सो दिस इज बेसिकली अ 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड है।
और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगैमी होगी, जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो जाइगोट बन गया है ना, एक स्पर्म जो है वो एक्सेल के साथ फ्यूज करती है, जाइगोट बना देता है, 2n बना देगा। सिनर्जिड जो है वो डिजनरेट कर जाते हैं, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक सेकंड स्पर्म जो है ट्रिपल फ्यूजन करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है 3n, 2n पहले से था, n एक और मिल गया, 3n बन गया। और जो एंटीपोडल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक एंड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। फिर बात करें जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड क्या है, इट इज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ सर्टेन रूल्स यूजिंग विच द लिविंग सेल ट्रांसलेट, जो हम ट्रांसलेट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है mRNA के पास, उससे जब हम प्रोटीन बनाना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, वो mRNA के पास है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ की पॉइंट ऑफ जेनेटिक कोड is its universal nature. In other words, genetic code is defined as the nucleotide sequence of the base on the DNA which is translated into the sequence of amino acid of the protein to be synthesized. क्या है इससे कैरेक्टरिस्टिक देखो, ट्रिपलेट कोड होते हैं, द कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट, है ना, कोडॉन के फॉर्म में होता है ये, राइट। कॉमा लेस होता है, हम कभी भी कॉमा नहीं लगाते हैं, है ना, प्रीवियस वन के साथ। नॉन ओवरलैपिंग है ये। पोलैरिटी जो है ऑलवेज कब होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। डी जनरेट होता है, एवरी अमीनो एसिड एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन इज कोडेड बाय वेरियस कोडॉन, एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से कोड होता है। फिर स्टॉप कोडॉन है, AUG इज द स्टार्टिंग कोडॉन जो कि मिथ्योनिन को कोड करेगा, और UAG, UAA और UGA जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन है और या फिर स्टॉप कोडॉन है, और ये तीन जो है वो किसी को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस है, मींस स्पेसिफिक कोडॉन जो है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, है ना। ऑल्सो द सेम जेनेटिक कोड इज सीन वैलिड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिवर्सल। आप बैक्टीरिया में भी देखें तब भी सेम जेनेटिक कोड है, आप प्लांट में देखें, फंगस में देखें, प्रोटिस्टाज में देखें, मैमल्स में देखें, एनिमल्स में देखें, सब में सेम जेनेटिक कोड जो है वो वैलिड है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द सेंट्रल डॉगमा एंड सेल्टन डॉगमा रिवर्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो हमें पता है कि जो DNA है वो DNA रेप्लिकेशन से खुद को फॉर्म करता है, ठीक है। फिर DNA से क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन RNA बनेगा, और RNA से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक। दिस इज सेंट्रल डॉगमा। RNA जो है वो क्या करता है, ये आपका DNA बना सकता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट है बच्चे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी में डिफरेंस बताना है, और जिटनोगैमी एंड ऑटोगैमी में डिफरेंस बताना है। 2 तो क्वेश्चन आ रखे हैं आपको। तो ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के ऊपर सेम एंथर से सेम स्टिग्मा के ऊपर जाए, दैट इज ऑटोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यहाँ पे सेम प्लांट है लेकिन अनदर फ्लावर है, ठीक है। और जीनोगैमी क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower on the different plants belonging to the same species, this is called as xenogamy। तो इसकी वजह से ऑटोगैमी में देखिए क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जिटनोगैमी में भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, बट यहाँ पे इट लीड्स टू अ जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे भी पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, है ना। पॉलिनेशन अकर्स इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होता है, जो फ्लावर्स क्लोज होते हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन जो है चेस्मोगैमस में होगा, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, और पॉलिनेशन अकर्स इन दी चेस्मोगैमस फ्लावर्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। फिर देखिए व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बच्चे, कूलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन एट वेरी लो और फ्रीजिंग टेम्परेचर। कितने पे करते हैं हम, -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है, टू सेव देम फॉर द फ्यूचर यूज। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, क्रायो बैंकिंग कहा जाता है इसे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस करता है एक प्रोड्यूसर, एक प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत ज़्यादा होगा, जनरली वेरी हाई, और इनऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट्स इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है इन यूनिट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। ये कंपैरेटिवली स्लो होगा, लो होगा ये, है ना। ऑल्सो डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो हार्डली 3 to 5 लेवल तक ही क्यों जाते हैं, है ना। तो हमें पता है कि जो एनर्जी फ्लो जो है इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। द अल्टीमेट सोर्स, जो भी लाइट, जो भी एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। सन से जो है प्लांट जो है वो लाइट लेंगे, ग्रीन प्लांट्स, और उसको सिंथेसाइज करेंगे अपना खुद का खाना, है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे। द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू दी हर्बीवोर्स, इनसे हर्बीवोर को मिलेगा। अब ये एनर्जी जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाएगा। तो हर लेवल पे क्या होता है बच्चे? 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और सिर्फ 10% लॉस के अकॉर्डिंग लिंडमैन ने क्या कहा था? ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। तो आगे जाके 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक जाते जाते सारी एनर्जी जो है बच्चे वो एग्जॉस्ट हो जाती है। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज हार्डली 3 to 5 इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगैमस एंड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये फ्लावर क्या होते हैं बच्चे? ओपन रहते हैं, है ना, सो एज टू एक्सपोज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू अलाउ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और अनओपनड होते हैं, और क्या कराते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं। ठीक है। ये ज़्यादा लार्ज एंड मोर प्रोमिनेंट होंगे, ये बहुत छोटे होंगे, ब्राइट कलर का होगा ये चेस्मोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस लेस कलरफुल होते हैं क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करना है, पॉलिनेटर्स को नहीं अट्रैक्ट करना है। तो हैव पेटल्स ऑफ पेटलोइड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, यहाँ पे पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे पेटल्स नहीं होते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। चेस्मोगैमस का एग्जाम्पल है पेंसी, और क्लिस्ट्रोगैमस का एग्जाम्पल है सिबुलेरिया। ठीक है बच्चे। अब वेरी शॉर्ट देखें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक से व्हाट इज एंथेसिस। तो जो फ्लावरिंग जो बड होता है, कली जो फ्लावर जो ओपन होता है, इज कॉल्ड एज एंथेसिस। इज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ फ्लावर इज फुली ओपन एंड फंक्शनल। ठीक है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो किस में डेवलप हो जाता है बच्चे? एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या था? जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो टेस्ट क्रॉस करता है ना। हमें ये पता है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होगा उसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसका क्रॉस कराते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रॉस है वो क्या बन जाएगा? इस तरीके से क्रॉस बनेगा। ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 1:1 का रेशो आ जाएगा, है ना। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप को हम पता लगा सकते हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट है केमिकल डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर को डबल करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले पिरामिड होते क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, नेमली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो उसको हम एक पिरामिड के उसमें दर्शाते हैं। एनर्जी, क्वांटिटी और बायोमास फाउंड इन ईच ट्रॉफिक लेवल। तो अपराइट में क्या होगा? अगर हम अपराइट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा, और एपेक्स में जो है टर्शरी कंज्यूमर होगा। ठीक है। और इन्वर्टेड पिरामिड्स में क्या होता है? इस तरीके से जो
प्रोड्यूसर्स हैं वो बेस में चले जाते हैं, है ना. सो बेस डिपिक्ट द टॉप लेवल कंज्यूमर्स वेयर एज द एपेक्स डिपिक्ट द प्रोड्यूसर्स फाउंड इन द इकोसिस्टम. सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड पिरामिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वेयर एज मैटर रिसाइकल्स इन द इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन दी वन डायरेक्शन ओनली. तो हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू दी अनदर एनर्जी लेवल, है ना. ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा है. और अभी हम लोगों ने 10% लॉ भी पढ़ा कि यूनिडायरेक्शनल है एनर्जी फ्लो जो है. तो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या होगा, एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑल अलोंग द पाथ. दैट्स वाई द एनर्जी फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एलियन स्पीशीज इन्वेजन, गिव एन एग्जाम्पल. तो कभी भी अगर हम अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली अगर किसी एक एलियन स्पीशीज़ को, कोई एक नए प्लांट्स को किसी एक जगह पे हम लगा दें, तो वहाँ पे जो रहने वाले उगने वाले जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, है ना. क्योंकि ये कम्पीट करेंगे, एलियन स्पीशीज़ दे आर वेरी गुड इन कम्पीटिंग. तो वहाँ के जितने भी मिनरल्स होंगे उन सबको वो ख़त्म कर देगा, है ना. एग्जाम्पल की बात करें तो नाइल पर्च का एग्जाम्पल है, कैरेट ग्रास का एग्जाम्पल है, लैंटेना है, वाटर हैसिंथ है ना. फिर अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस है. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो इस तरीके से ये बेटा आपके बॉटनी का पेपर है. तीनों सेट्स हैं वो हमने सॉल्व किया. ठीक. आई होप आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गया होगा. सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.